नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑल व्यूज़ पर। आज देखेंगे बिहार में उद्योगों की स्थिति, स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन बिहार। दोस्तों, आपने सुना ही होगा अभी कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ के लिए लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग काफ़ी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पोस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ इन बिहार, इंडस्ट्रीज़ इन बिहार। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि क्या स्थिति है बिहार में इंडस्ट्रीज़ की। किस तरह से हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस ने बेड़ा गर्क किया हमारे बिहार का, किस तरह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्या कारण रहे हैं, वो सब कुछ देखेंगे नंबर्स के थ्रू, डेटास के थ्रू। ठीक है, फिगर्स सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर, इस वीडियो को देखिए अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीडीपी की बात। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर स्टेट की बात की जाए तो उसे जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और राष्ट्र की बात की जाए तो ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन डेफिनेशन लगभग उनका सेम ही होता है। डेफिनेशन ये होती है, उसकी परिभाषा ये होती है जीडीपी की, कि किसी भी एक टेरिटरी में, किसी भी गिवन एरिया में या पर्टिकुलर एरिया में आप जब राष्ट्र बोलेंगे तो भारत बोलेंगे, और जब स्टेट बोलेंगे तो बिहार बोलेंगे। तो यानी किसी भी राष्ट्र में अगर कितना सेवाओं और वस्तुओं का निर्माण हुआ है एक साल के अंदर, या फिर दिए हुए एक साल के अंदर, तो उस एक साल के अंदर कितनी सेवाओं और वस्तुओं का निर्माण हुआ, उसका मूल्यांकन जो होता है, उसकी जो मूल्य होती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और जब ये सिर्फ एक स्टेट के लिए मापा जाए तो उसे जीएसडीपी कहते हैं, और राष्ट्र के लिए पूरा नापा जाए तो जीएनडीपी कहते हैं। काफ़ी लंबी हो गई डेफिनेशन, लेकिन यही है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों, समझते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। मैंने 1999 की डेटा ली है, क्योंकि 1999 में बिहार हमारा अलग हो गया था झारखंड से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे, इसके पीछे के डेटा भी और इससे थोड़ा आगे के भी। तो 1999 में देखिए दोस्तों, जो देश के पास जो पैसा हुआ करते थे, यानी देश की जो इकोनॉमी हुआ करती थी, ठीक है, वो 12.5 लाख करोड़ की हुआ करती थी। ठीक है, और आज 16 गुना, 16 से लगभग 17 गुना, 16.8 गुना बढ़ करके 210 लाख करोड़ की हो गई है। ये देखिएगा, भारत काफ़ी धनी हुआ है। और उसी टाइम में, ठीक है, जब 1999-2000 में बिहार के पास कितने पैसे हुआ करते थे, 50,200 करोड़ रुपए हुआ करते थे। और आज 30 सालों के बाद 11.47 गुना बढ़ के बिहार की कितनी हो गई है इकोनॉमी, 5.76 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। 50,000 से 5.76 लाख की हो गई है दोस्तों। एक डेटा ये तो कहते हैं। दूसरी डेटा जो इम्पोर्टेंट है, ये देखिए कि 1999 में भारत की जो इकोनॉमी थी उसमें बिहार 4% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन आज 30 सालों के बाद बिहार सिर्फ 2.75% के लगभग कंट्रीब्यूट करता है भारत की इकोनॉमी में। तो ये जो डिक्रीज हुआ है कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी में बिहार का, इसका सबसे बड़ा कारण रहा है ये इंडस्ट्री, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। बिहार में उस प्रोपोर्शन में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई जितने और भी स्टेट्स में हुए। जितने इंडस्ट्रीज और स्टेट्स में लगे, जितने रोज़गार और स्टेट्स में मिले, उतने रोज़गार और उतनी इंडस्ट्रीज हमारे बिहार के नसीब नहीं हुई। तो देखते हैं कि बिहार का जीडीपी है वो किस चीज़ पर टिका हुआ है। तो मेनली जो जीडीपी बिहार का है वो देखिए इन एग्रीकल्चर से 20% आती है आमदनी बिहार को, और जो टर्शियरी सेक्टर है, जो सर्विस से जिसमें आते हैं, जिसमें टूरिज्म आता है, जैसे फ़ोन सेवाएं, और फ़ोन सेवाएं हो गई आपकी, सैटेलाइट सेवाएं हो गई टेलीविज़न की, या फिर आप जो कॉल सेंटर्स वगैरह बात करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, टूरिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें, स्कूल्स हो गई, ये सारी चीज़ें टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन 61% है हमारे बिहार के जीडीपी में, जीएसडीपी में, आप उसको जीएसडीपी बोलें। ठीक है, और जो 19% है वो कंट्रीब्यूशन रहा सेकेंडरी का, जिसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, माइनिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, और भी चीज़ें आती हैं। तो आप समझ सकते हैं 29% में सब कुछ है। लेकिन जब हम फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं दोस्तों, सिर्फ फैक्ट्रीज़ की मेनली जब बात करते हैं, ठीक है, जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो मेनली फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रक्शंस में काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड लोग काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, माइनिंग में भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड लोग काम करते हैं, जिनकी सरकार के पास उतनी डेटा नहीं होती है। ठीक है, तो फिर भी सेकेंडरी जो है हमारे पास इंडस्ट्री, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। फैक्ट्रीज इसी में आती है, इसी के बारे में समझना जरूरी है कि क्यों इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ।
ये जो 19% का हिस्सा है, ये कहीं हमारे पास 25% होता तो आज बेहतर होता, और ये जो एग्रीकल्चर है ये 20% की जगह 15% होता तो बेहतर होता, क्योंकि एग्रीकल्चर अब उतना बेनिफिशियल सेक्टर नहीं रह गया है। लोगों को यहाँ मुनाफा नहीं हो रहा है, सरकार को अपना सरकार नहीं, जो किसान है उनको अपना MSP नहीं मिलता है, तो ये उतना बेनिफिशियल सेक्टर नहीं रह गया। ठीक है, तो जो सेकेंडरी है, इंडस्ट्रीज है, इसी को डेवलप करना चाहिए था बिहार को, फैक्ट्रीज बनाने चाहिए थे। और माइनिंग वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज उतने बचे नहीं है। एक थोड़ी सी बालू रह गई है, ठीक है, थोड़े से आर्सेनिक रह गया जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, थोड़े बहुत कहीं कहीं कोयले हैं तो हैं, वो भी दिखते नहीं हैं, कहीं कहीं कैमूर में दिख जाते हैं तो दिख जाते हैं, तो मेनली बालू है हमारे यहाँ, सैंड है, तो उसकी माइनिंग। तो अब बात करेंगे फैक्ट्रीज की कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज क्यों डेवलप नहीं हुई और क्या है फैक्ट्रीज का डेटा, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक डेटा मैं दिखाता हूँ आपको 2016-17 का। देखिए 2016-17 में पूरे भारत में 2,34,886 फैक्ट्रीज हुआ करती थी या अभी भी होंगी। उसमें से 3531 फैक्ट्रीज जो थी वो बिहार में हुआ करती थी 2016-17 में ही, अभी तो बढ़ गई होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और यूपी में 15,364 फैक्ट्री हुआ करती थी। अब ये जो बिहार और यूपी का मैं डेटा दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये समझ सकते हैं कि देखिए बिहार भी उसी स्थिति में, बिहार के पास भी कोई बंदरगाह नहीं है, बिहार भी लगभग उतना ही पॉपुलेटेड है जितना यूपी पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन तो उसकी भी ज़्यादा है, बिहार की भी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मैंने उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे स्टेट से नहीं कंपेयर किया, क्योंकि लोग कहेंगे उनके पास बंदरगाह है इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा लगी। नहीं दोस्तों, वो एक कारण है, लेकिन उसके अलावा और भी रीजन्स हैं। तो यूपी में देखिए दोस्तों उसी वक्त में 15,364 फैक्ट्री लग चुके थे, लगभग 5 गुना बिहार से ज़्यादा। ठीक है, 5 गुना बिहार से ज़्यादा फैक्ट्रीज लग चुके थे दोस्तों आज़ादी के 65 साल के बाद। ठीक है, ये चीज़ हुई थी। अब दोस्तों देखिए कि उस वक्त जो फैक्ट्रीज जो थे 2016-17 में 2,34,000 तो थे भारत में, लेकिन ऑपरेट कितने कर रहे थे, चालू कितने थे, 1,94,380। और उसी वक्त बिहार में 3531 फैक्ट्रीज में से 2900 फैक्ट्रीज लगभग काम कर रही थी, और यूपी में लगभग 12,894 फैक्ट्रीज काम कर रही थी दोस्तों। तो आपको पता है कि इसमें जब काम कर रही थी फैक्ट्रीज तो उसमें कुछ रोजगार मिला होगा, तो देखते हैं कितने लोग काम कर रहे थे दोस्तों। तो जो 1,94,000 जो भारत में पूरी फैक्ट्री थी उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग काम कर रहे थे। ठीक है, और जो बिहार में लगभग 2900 ऑपरेशनल फैक्ट्रीज थी उसमें 1,16,000 लोग ही बस काम कर रहे थे दोस्तों, ये नंबर्स देखिएगा। ठीक है, और जो यूपी में थी दोस्तों, उसमें यूपी की क्या हालत है, यूपी में लगभग उसी वक्त, ठीक है, 12,000 जो इंडस्ट्री जो ऑपरेशनल थी उसमें से 10 लाख लोग काम कर रहे थे वहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना रोजगार मिला यूपी में और कितनी रोजगार मिली बिहार में। ठीक है, आज़ादी के 65 साल के बाद रोजगार की एक जो जरिया था वो फैक्ट्रीज थे, और उस फैक्ट्रीज को डेवलप करने में बिहार इतना नाकाम रहा कि 65 सालों के बाद हमने सिर्फ उस फैक्ट्रीज में 1 लाख लोगों को रोजगार दे सका हम बिहार के लोगों ने। और इस यूपी में यूपी सरकार ने क्या किया, जो भी वहाँ की सरकारें रही उन्होंने 10 लाख लोगों को उन फैक्ट्रीज में रोजगार दे दिया। ठीक है, और ये नंबर हर स्टेट्स के लिए और भी ज़्यादा होने चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं दोस्तों ज़रा सा आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूँगा। जब ये 1.5 करोड़ पूरे भारत में लोग रोजगार कार्यरत थे इन फैक्ट्रीज में, तो अगर मैं इसे 29 से भी डिवाइड करूँ तो लगभग हर स्टेट से 5 लाख लोग होने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए बिहार में लगभग 1 लाख लोग ही कार्यरत थे। आप ये समझ पा रहे हैं कि हमने कितना इनप्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ, कितनी समानुपाती से और भी राज्यों से हमें कितना पीछे रहना पड़ा है। ठीक है, जो भी कारण होंगे उसके बारे में देखेंगे, काफ़ी पीछे रहे हैं हम लोग। तो ये नंबर्स आपको बताते हैं। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी आपको पता है इंडिया में 3rd नंबर पर आती है हमारी पॉपुलेशन, फिर भी पॉपुलेशन के हिसाब से भी हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ने चाहिए थे, पर हमारे यहाँ उतने रोज़गार नहीं बढ़े। ठीक है, बाकी स्टेट्स में बढ़े, तो उनके कारण है, उनके पॉलिसीज़ वगैरह, उसके बारे में बात करें। एक नंबर आंकड़ा मैं आपको और दोस्तों दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब 2908 फैक्ट्रीज कार्यरत थी, ठीक है, और 1,16,000 लोग कार्यरत थे, तो लगभग हर फैक्ट्रीज में 40 लोग काम करते थे। ये देखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 40 लोग काम करते थे।
उसी वक्त बाकी जो स्टेट्स में देखिए, जो लगभग बिहार जितनी ही इंडस्ट्रीज थी, 2600 इंडस्ट्री थी उड़ीसा में, उस वक्त हर इंडस्ट्रीज़ में लगभग 101 लोग काम करते थे। तो ये आपको सीधे सीधे बताती है कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ कितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी और बाकी जगह की इंडस्ट्रीज़ कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, जिसके वजह से उन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला और हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज़ में कम लोगों को रोज़गार मिला। ये नंबर्स आपको सीधे साबित करती है कि हमारे यहाँ जो भी फैक्ट्रीज लगे वो छोटी फैक्ट्रीज थी और उनमें उतने लोगों को रोज़गार नहीं मिला। एक फैक्ट्रीज में लगभग 40 लोगों को रोज़गार मिला। वही भारत का जो आंकड़ा था वो एक फैक्ट्रीज में लगभग 77 लोगों को रोज़गार मिला, लेकिन हमारे बिहार में सिर्फ 40 लोगों को। तो ये आपको सीधे बताता है कि हमारे यहाँ कितनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी सिर्फ दिखावे की। ये फैक्ट्रीज लगाना काम किसका था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काम किसका है, तो 1974 में एक बिहार ने एक बनाया था स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है, बैडा उसको बोलते हैं, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1974 में इसका गठन हुआ। इसने 52 इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है, आइडेंटिफाई किए और उनको 4 रीजनल ऑफिस दे दिए, ठीक है, जहाँ पर आप जा करके अगर आपको उन एरियाज़ में आपको इंडस्ट्री खोलने हैं, फैक्ट्रीज खोलने हैं, तो इन रीजनल ऑफिस में जाइए और अपने क्लियरेंस लीजिए, अपने जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको क्लियर कीजिए। लेकिन और भी काम था बैडा का कि प्लानिंग डेवलपमेंट करना, प्लान डेवलपमेंट करना इंडस्ट्रियल एरियाज़ का, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ाना, फैक्ट्रीज का बढ़ाना। पर बैडा अपने इस काम में नाकाम साबित हुई। उसके कारण सिर्फ एक ही है, सरकार ने मनमानी की। सरकार ने ऐसा कोई बैडा को चार्ज नहीं किया कि आपको करना है। इस अथॉरिटी को सारी खुलेआम छूट थी कि आपको जितने करप्शंस करने हैं करिए, और सरकार भी करती थी। तो दोस्तों, इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए बैडा को क्या करना चाहिए था, ज़रूरत क्या थी, तो ज़रूरत थी लैंड की, लेबर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिक्योरिटी की। लैंड, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और मार्केट की, ठीक है। तो आप दोस्तों देखेंगे कि लैंड की कमी थी। लैंड की कमी क्यों थी हमारे यहाँ, क्योंकि दोस्तों जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आता था, जो भी फैक्ट्री बैठाना चाहता था, वो सरकारी रेट पर ज़मीन खरीदना चाहता था, खेती वाली ज़मीन, और कोई भी किसान वो खेती वाली ज़मीन उस रेट पर नहीं देना चाहता था, ठीक है। वो बंजर ज़मीन दे सकता था उस रेट पर, वो बिना काम की ज़मीन दे सकता था उस रेट पर, लेकिन खेती वाली ज़मीन को वह कैसे देता उस रेट पर। तो इस वजह से वहाँ पर खेती वाली ज़मीन नहीं दी जा सकती थी। किसानों ने मना कर दिया और काफ़ी सारे लैंड्स नहीं अवेलेबल हो पाते थे ईजीली इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिस वजह से लैंड की कमी हुई। लेबर की, देखिए लेबर की कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन स्किल्ड लेबर की हमारे यहाँ हमेशा से कमी रही, क्योंकि आपको पता है लिटरेसी रेट भी हमारे यहाँ कम है, तो स्किल्ड लेबर की बिहार में कमी रही। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी तो दोस्तों आपने खुद देखी होगी, ठीक है, रोड, बिजली, ब्रिजेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ की किल्लत हमारे बिहार में रही है। कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट विजिट भी करने आता था बिहार में कि चलो देखते हैं वहाँ क्या हालात है, फैक्ट्रीज बैठाया जाएगा नहीं, तो वो पॉट होल्स रोड पे देख के वापस चला जाता होगा उस वक्त में। इतने हमारे यहाँ रोड टूटे हुए थे, जर्जर रोड थे। बिजली 4 या 5 घंटे या 3 घंटे 2 घंटे इस तरह से बिजली रहा करती थी। अगर उस वक्त बिजली की ज़रूरत लगभग दोस्तों अगर सपोज कीजिए 5000 मेगावाट की ज़रूरत होती होगी, तो शायद बिहार सरकार 1 से 2000 मेगावाट्स बिजली की पूर्ति कर पाता होगा। तो ये एक बड़ा कारण रहा जिसके वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुए, जो कि एक ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। सिक्योरिटी देना, सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके यहाँ कोई भी फैक्ट्री आती है तो वो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी चाहती है कि क्रिमिनल्स से आप उनको बचाएं, किडनैपिंग्स, ठीक है, और या फिर जो भी वहाँ पर लोग आ करके उनसे पैसे मांगते हैं, ठीक है, किडनैप कर लिए या फैक्ट्रीज के अंदर आकर के कुछ हरकत कर दी, तो वैसे उन सारी चीज़ों से बचाना सरकार का काम है। फिनेंशियल सिक्योरिटी देना यानी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसे निकालना कि अगर कंपनी डूब गई, मुनाफा नहीं हुआ, तो फिर आप कंपनी को क्या देंगे, क्योंकि भाई कंपनी पैसे लगा रही है, फैक्ट्रीज पैसे लगा रहे हैं, तो उनको कुछ तो चाहिए सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें शायद सरकार नहीं दे सकी, और ये सारी चीज़ें एक काफ़ी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, ज़रूरत होती हैं इन सब की कभी भी फैक्ट्री लगाने से पहले, ठीक है। और मार्केट तो दोस्तों कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप बिहार में इंडस्ट्री लगा ले, उड़ीसा में लगा ले, जहाँ भी लगा ले, पूरी इंडिया आपकी मार्केट है। तो इन सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं सरकार ये सारी चीज़ें एक साथ दिलाने में सक्षम नहीं रही, जिस वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स नहीं हुए। कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे तो पहला चीज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फंड का। आज़ादी के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स बांटे तो बिहार को
काफ़ी कम फंड मिला। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि पहली बार जब बजट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो गुजरात को 300 करोड़ रुपए मिले होंगे, तो बिहार को लगभग 50 करोड़ या 30 करोड़ रुपए मिले होंगे, इस तरह से मिले होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़, दूसरा कारण यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी चाहती ही नहीं थी कि बिहार डेवलप करे बिहार की। वो ये चाहती थी कि लोग गरीब रहें, गरीब बने रहें और इन्हें हम अपने पॉवर्टी स्कीम्स दिखा दिखा करके और वोट बटोरते रहें, वोट लेते रहें, जिस वजह से कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उन्होंने नहीं देखा। और ये माइंडसेट 90s में पीक पर थी। हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स करता था, अपीस करता था, हिंदू, मुस्लिम, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, ये सारे करके वोट लेता था, किसी को मतलब नहीं था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। ठीक है, तीसरा कारण रहा है, तो मतलब क्या है, पॉलिटिकल विल का लैक होना, मैंने आपको बता दिया, ये टेक्निकल शब्द है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तीसरा चीज़ है डिवीज़न ऑफ बिहार। बिहार का डिवीज़न होते के साथ क्या हुआ, पूरा साउथ बिहार का जो पार्ट है वो चला गया झारखंड में और सारे नेचुरल रिसोर्सेज लगभग चले गए वहीं। और झारखंड इतना तेज़ी से प्रोग्रेस किया कि आप देख सकते हैं कि आज उसकी इंडस्ट्रीज में लगभग 100 लोग हैं हर इंडस्ट्री में, जो मैंने आपको डेटा दिखाया। और हमारे यहाँ आज भी हर इंडस्ट्री में लगभग, फैक्ट्रीज में लगभग 40 लोग हैं। ठीक है, चौथा बड़ा कारण है हमारे यहाँ नेचुरल क्लेमिटीज़ का फ्रिक्वेंटली आना। जैसे फ्लड नॉर्थ बिहार में आपको पता है हमेशा आते रहता है और उस एरिया का इतना सेंसिटिव है कि शायद ही वहाँ कोई इंडस्ट्री सेटअप करने जाए। ठीक है, तो वो भी एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन नॉर्थ बिहार में फिर भी कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर अभी मधेपुरा में आपको पता है डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री फ्रांस की कंपनी के साथ भारत सरकार का एक ट्रेन का वहाँ पे वर्कशॉप है। वहाँ पर अभी मधेपुरा में 12,000 हॉर्स पावर की एक ट्रेन वहाँ से लॉन्च हुई है। आपने अगर वो वीडियो नहीं दिखाया तो देखिएगा ज़रूर, मेरे चैनल पर है, मैं यहाँ लिंक दे दूँगा। 12,000 हॉर्स पावर की ट्रेन मधेपुरा से निकली है दोस्तों। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री सेटअप हुई है, रुचि सोया सेटअप हुई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ब्रिटानिया कंपनी है हमारे यहाँ। तो कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को एक सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी ना देने की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे दूर भी हो गए हैं। आपको पता है 90s वगैरह में किडनैपिंग, लूटिंग काफ़ी पीक पर थी। और अगर उन सब चीज़ों से सिक्योरिटी आप नहीं दोगे इंडस्ट्रियलिस्ट को, फैक्ट्रीज बैठाने वाले को, तो वो आपके यहाँ फैक्ट्रीज नहीं बैठाएंगे। सरकार ने उसी वक्त में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह अच्छी खासी नहीं निकाली, जिससे फैक्ट्रीज यहाँ पर इंश्योर करें कि भाई अगर उनकी फैक्ट्री डूब जाती है, मुनाफा नहीं होता है, तो वो कैसे वापस जाएंगे। तो उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह की कोई खासा व्यवस्था नहीं की थी बिहार सरकार ने। ठीक है, कि कोई इमरजेंसी के सिचुएशन में आग लग गई, कुछ भी अगर होता है फैक्ट्री के साथ, तो उन्हें क्या रिटर्न में मिलेगा, इस तरह की कोई पॉलिसी डेवलप नहीं की गई थी। लिटरेसी या लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा कारण रहा है बिहार के लिए। ठीक है, और भी क्या, बिहार ने टैक्सेस वगैरह में कोई रिडेम्पशन नहीं दिए, कमी नहीं किए, सब्सिडाइज रेट पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उस वक्त में नहीं प्रोवाइड कराए। इस वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आए। आपको बता दूं दोस्तों, हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अनिल अग्रवाल जी, जो वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, जो पटना से हैं। वो चाहते तो पटना में भी कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर सकते थे, लेकिन वो महाराष्ट्र से शुरू करके आज ऑस्ट्रेलिया, लंदन, हर जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। तो शायद ये बिहार की पॉलिटिक्स थी, बिहार की पॉलिसीज़ थी, जिन्होंने उनको यहाँ पकड़ के नहीं रख सकी। ठीक है, लैक ऑफ पावर एंड लैंड आपको बता दिया, और करप्ट गवर्नेंस, जिसके बारे में दोस्तों कहना ही मतलब कहीं नहीं सकते हैं। गवर्नेंस हमारे यहाँ कितनी करप्शन से भरी हुई थी। हर चीज़ की क्लियरेंस के लिए कोई भी लाइसेंस आप लेने जाओ, या तो एनवायरमेंटल लाइसेंस ले लो, या फिर आप लैंड के लिए जाओ, या बिजली के कनेक्शन लेने जाओ, कुछ भी कोई भी कागजाती कार्रवाई करने के लिए आपको वहाँ पे करप्शन करने पड़ते थे। तो कौन इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन फैक्ट्री बैठाने वाला मालिक चाहेगा इतने झंझट और करप्शन में पड़ने का। ठीक है, अभी फैक्ट्री बैठे नहीं, उससे पहले ही लाखों करोड़ रुपए आप घूस देते रहो, कोई नहीं चाहेगा। 10 करोड़ की फैक्ट्री बैठा रहा है, 2 करोड़ रुपए उसे घूस लग रहे हैं, कोई नहीं चाहेगा। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमारे बिहार में थी, जिसके वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ। अब 2005 के बाद जब नई रिजीम आई, उसके पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी काफ़ी बेड़ा गर्क की हमारे बिहार की। 2005 के बाद भी हुआ है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट हुआ है। क्या डेवलपमेंट हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर की, बिजली की कमी हुआ करती थी। देखिए दोस्तों, 2012 में 30% हमारा पावर डेफिसिट था। यानी अगर मैं कहूँ, अगर 2012-13 में बिहार को 5,000 मेगावाट की बिजली की ज़रूरत होती होगी, तो बिहार को
लगभग 3500 मेगावाट की बिजली की पूर्ति कर पाता होगा। तो इससे 2012 से पहले आप समझ सकते हैं कि कितनी बिजली की किल्लत रही होगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आए। अब जाकर के 2017-18 में लगभग पावर डेफिसिट 9% पर आया है, यानी अब हम अपने बिजली पूर्ति जो बिजली रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने में सक्षम हो सकते हैं। पहले हमारे यहाँ बिजली ऑन एवरेज 6 से 7 घंटे रहती थी मैक्स, अब हमारे यहाँ बिजली 18 से 22 घंटे रहती है। तो समझ सकते हैं कि ये डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब ये रोड़ा बिजली वाला, अब अगर इंडस्ट्री यहाँ आना चाहती है तो बिजली रोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। लैंड बैंक डेवलप किया गया। सरकार ने क्या कहा कि जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर वो ज़रूरत है किसी फैक्ट्री को बैठाने के लिए, तो जो भी किसान है उनको उनकी लागत नहीं, जो भी किसान की वो रेट मांग रहे हैं, जो भी उस एरिया में रेट चल रहा है, जेन्युइन रेट चल रहा है, उस रेट पर दी जाएगी, ना कि उन्हें सरकारी रेट पर ऐसे ही कोई रेट दे करके और उनसे ज़मीन ज़बरदस्ती ले ली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, उन्हें जेन्युइन रेट दिया जाएगा। उसे कन्वर्जन रेट बोलते हैं दोस्तों, कि जो जेन्युइन एग्रीकल्चरल लैंड की रेट होगी उस रेट पर आपकी ज़मीन ले ली जाएगी। और फिर सरकार ने ये क्या किया कि बहुत सारे लैंड इकट्ठा किए, बहुत सारे लैंड खरीदे फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कराने के लिए बहुत सारे एरियाज़ में। तीसरा काम दोस्तों क्या किया गया कि टैक्सेस कम किए गए, सब्सिडीज़ दिए जाने लगे, ठीक है। वैट में रिडक्शन, जो वैल्यू एडेड टैक्स होती है उसमें रिडक्शन किए गए। सरकार ने और क्या डिसीजन लिया, 50% कहा कि 50% हम आपको, ठीक है, पैसे भर देंगे किसी भी जो भी आप प्लांट और मशीनरी जो आप इस्तेमाल करेंगे पावर जनरेशन के लिए, या भी अपने कंपनी में पावर मोटिव के लिए, पावर चलाने के लिए, कोई भी काम के लिए इंडस्ट्री में जो आप बड़ी मशीन्स वगैरह लेते हैं उसके लिए हम मशीन्स के दाम 50% हम दे देंगे, आप फैक्ट्रीज बैठाइए। इस तरह की पॉलिसीज़ लाई। इलेक्ट्रिसिटी को ड्यूटी फ्री कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दोस्तों ये हुआ, ये डेवलपमेंट आप हमेशा किसी भी को भी लॉजिक दे सकते हैं कि देखिए दोस्तों 2005 से पहले 160 किलोमीटर डबल लेन रोड हुआ करती थी। अब 2005 के बाद 2019 में देखिए दोस्तों लगभग 4400 किलोमीटर डबल लेन रोड है। और जो भी पॉट होल्स वगैरह हैं, रोड अब काफ़ी रिकन्स्ट्रक्शंस होके रोड की हालत सुधरी है बिहार में। दूसरा चीज़ ये देखिए 91 किलोमीटर मल्टीपल लेन हुआ करती थी 2005 में। मल्टीपल लेन मतलब 2 लेन से ज़्यादा, 3 लेन, 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन, 7 लेन, 8 लेन, इस तरह की रोड जो 2005 में 91 किलोमीटर की लंबी हुआ करती थी बिहार में, अब 300 किलोमीटर लंबी हुआ करती है। नए ब्रिजेस बने, बहुत सारे ब्रिज बने, नए ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम बने, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई, जिसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारे यहाँ उसको रफ्तार मिली। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रफ्तार मिला, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ 1-2 आई। इन्वेस्टमेंट सबमिट्स कराएं बिहार सरकार ने, ताकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ, वहाँ पर देखें, बिहार को घूमें, जायजा लें क्या है कैसे है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों टूरिज़्म को डेवलप किया गया उसके बाद, जो टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो खैर हमारा फोकस मैंने आपको बता दिया फैक्ट्रीज पर है, इसलिए हम लोग अभी फैक्ट्रीज पर बात कर रहे हैं। तो ये सारे जो थे ये मेजर स्टेप्स लिए गए हैं दोस्तों 2005 के बाद, जिसके बाद थोड़े बहुत हुए हैं। अब बिहार सरकार को चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ बुलाए, यहाँ इन्वेस्टमेंट सबमिट्स करें, और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो भी सहूलियत हो सके इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाए और उनको यहीं पर बांध के रखा जाए। और एटलीस्ट जो बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको तो बिहार में रोका जा सके, उन्हें तो बिहार से दूर ना देना जाए। अगर पहले उद्योगपति ही बाहर चले जाएंगे दोस्तों, तो कैसे हम अपने लेबर्स को यहाँ कैसे रोक पाएंगे, माइग्रेंट वर्कर्स को कैसे रोक पाएंगे अपने राज्य में। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसकी इज्जत की जाए, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाया जाए, करप्शन फ्री की जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए गवर्नेंस में, सिस्टम्स में और हर चीज़ में। और उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार डेवलप कर जाएगा, बिहार में इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी। और अगर इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी तो जो अभी आपने देखा है कि बिहार में माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे हैं अपने घर को, लाखों 10 लाख 12 लाख कितने तो अभी आ चुके हैं, अभी तक हर रोज़ लाखों आ रहे हैं ट्रेन से। तो ये प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगी, क्योंकि लोग हमारे बिहार से बाहर ही नहीं जाएंगे अगर हम अपने इंडस्ट्रीज़ को यहीं पे, फैक्ट्रीज़ को यहीं पे डेवलप करते हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा स्टेटस क्या है अभी बिहार में, किस तरह से बिहार में इंडस्ट्रीज़ की कमी रही और बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए परमानेंटली। मैं बिहार से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे, जो भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, उस पर ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए और चाहे तो आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। और ज़रूर कमेंट करके आप अपना फीडबैक
मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। टिल देन टाटा बाय बाय।